हिंदी साहित्य समागम चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम उत्तराखंड एलटी सिलेबस से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देखेंगे। 8वां यूनिट नंबर फर्स्ट आपके सिलेबस में लगा हुआ पेपर फर्स्ट, यूनिट नंबर फर्स्ट दर्शन शास्त्र और पार्ट 2 से संबंधित हम वीडियो देखेंगे। इस दर्शन शास्त्र के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत हम आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोगवाद, गांधी, विवेकानंद, गिजुभाई, सावित्रीबाई फुले से संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इससे पूर्व हम जो है 7 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। यूनिट नंबर जो आपके पास 5 लगा हुआ है, भारतीय शिक्षा आयोग और समितियों से संबंधित 3 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं, जबकि यूनिट नंबर 3 यानी ICT से संबंधित, सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित हम 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और एक हम दर्शन शास्त्र से करा चुके हैं। आज दूसरा होगा दर्शन शास्त्र से संबंधित प्रैक्टिस सेट। तो संपूर्ण वीडियो अगर साथ के साथ वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जिससे आपका अध्ययन एक रचनात्मक, एक सतत रूप से आगे बढ़ता रहे और एग्जाम के लिए आपकी बेहतर तैयारी हो सके। तो देखते हैं, सब आज का प्रैक्टिस सेट प्रारंभ करते हैं। सबसे प्राचीनतम विचारधारा है तो कौन सी होगी? ए प्रकृतिवाद, बी आदर्शवाद, सी यथार्थवाद और डी प्रयोगवाद। तो सबसे प्राचीनतम विचारधारा कौन सा होगा? वह होगा आदर्शवाद। ठीक है। और आदर्शवाद से संबंधित जो विचारक हैं वो कौन से हैं? एक तो प्लेटो हैं, दूसरा सुकरात हैं और अरस्तु हैं, काम्टे हैं, हीगल हैं। और भारतीय दार्शनिकों की बात करें, गांधी, गोखले, गांधी, विवेकानंद और दयानंद सरस्वती, ये आदर्शवादी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। तो इन पॉइंटों को भी आप याद रखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो सके, यह विचार किस भारतीय दार्शनिक का है? ए विवेकानंद, बी महात्मा गांधी, सी अरविंद और डी गिज्जूभाई। तो यह किसका होगा? तो यह विचार किस विचारक भारतीय दार्शनिक का है? तो इसका सही आंसर होगा ए यानी विवेकानंद का। आपने देखा होगा यह महत्वपूर्ण कथन, यह महत्वपूर्ण वाक्य जो अभ्यर्थी अपने काफ़ी वर्षों से लगातार नए हैं या पुराने हैं अपना अध्ययन में जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह एक ध्येय वाक्य हो सकता है। और कई बार आपने देखा होगा किसी न किसी रूप में, तो काफ़ी एक महत्वपूर्ण विचार विवेकानंद का यह है। तीसरा नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? एक ए योग पतंजलि, बी न्याय गौतम बुद्ध, सी उत्तर मीमांसा कणाद और डी पूर्व मीमांसा जैमिनी। तो इसमें सही आंसर सुमेलित कौन सा सही नहीं होगा? तो इसका आंसर होगा डी यानी कणाद उत्तर मीमांसा। ठीक है। उत्तर मीमांसा किसका होगा? तो उत्तर मीमांसा जो है बादरायण का होगा। ठीक है ना, बादरायण का होगा। ठीक है। इसको हम वेदांत भी कहते हैं। ठीक है। उत्तर मीमांसा को क्या कहते हैं? वेदांत भी कहते हैं। अगर कणाद की बात करें तो कणाद का जो दार्शनिक सिद्धांत था वो तो क्या था? विशेषिक था। उनका दार्शनिक आधार क्या था? विशेषिक था उनका। ठीक है ना, यह उनका दार्शनिक आधार था। तो इस पॉइंट को याद कर लेना आप लोग। उत्तर मीमांसा किसका है? बादरायण का है। कणाद का कौन है? विशेषिक दार्शनिक मत है। तो इन पॉइंटों को भी आप नोट रख लेना। अगला चौथा नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है कथन किस विचारक का है? ए जॉन डीबी, बी काम्टे, सी स्पेंसर और डी पेस्टोलॉजी। तो यह सिद्धांत किसका है? दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। तो यह किसका कथन होगा? तो चौथवा का सही आंसर होगा बी यानी काम्टे का है। ठीक है ना, काम्टे का है। अगर बात करें, इससे पूर्व हमने चर्चा कर चुके थे कि जॉन डीबी का, तो जॉन डीबी का जो सिद्धांत था दर्शन से संबंधित वह क्या था? सामान्य सिद्धांत की बात करी उनने। ठीक है ना, उनने कहा कि दर्शन शिक्षा का सामान्य सिद्धांत है। ठीक है, दर्शन शिक्षा का सामान्य सिद्धांत की बात उन्होंने की। आगे 5वां नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है,
कौन सा दर्शन नास्तिक विचारधारा पर आधारित है? ए सांख्य दर्शन, बी न्याय दर्शन, सी चारवाहक दर्शन और डी वैशेषिक दर्शन। तो कौन सा दर्शन होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी चारवाहक दर्शन किस पर आधारित होगा? नास्तिक दर्शन पर आधारित होगा। ठीक है। जबकि षष्ठ दर्शन पे सांख्य, न्याय, विशेषक, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और योग, ये सारे किस्से हैं ये षष्ठ दर्शन के अंतर्गत ये आस्तिक में है। जबकि चारवाहक हो गया, बौद्ध हो गया और जैन हो गया। तो इन पॉइंटों को भी याद रखना, ये किससे संबंधित हैं? ये तीनों के तीनों जो है नास्तिक विचारधारा पर आधारित है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जैसे ही दर्शन शास्त्र पढ़ते हो तो सबसे पहले ये विचारधाराएं लगी हुई हैं और यहाँ से सामान्य तौर पर सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपने बीएड या एन एग्जाम में देखा होगा, तो इस पॉइंटों को आप हमेशा नोट रखेंगे। अब सामान्य तौर पर एक बात आती है कि नास्तिक क्या ये ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते होंगे? तो देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बौद्ध धर्म है तो बौद्ध धर्म क्या बौद्ध की शिक्षाओं पर विश्वास नहीं रखता है? बिल्कुल रखता है। बौद्ध धर्म बौद्ध की शिक्षाओं पर, बौद्ध की मान्यताओं पर, बौद्ध की विचारधाराओं पर अपना विश्वास रखता है। परंतु जो नास्तिक हैं वो वेदों में विश्वास नहीं रखते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लेना। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि वो वेदों में विश्वास नहीं। जो षष्ठ दर्शन है वो जो है वेदों में विश्वास रखते हैं, जबकि चारवाहक, बौद्ध और जैन वेदों में विश्वास नहीं रखते हैं। अब बात आती है कि जो वेदों में विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है ना, जो वेदों में विश्वास नहीं रखते हैं, क्या वह आस्तिक नहीं है? वह ईश्वर को मानने वाला नहीं है? तो ये बिल्कुल भी अलग है। ठीक है ना। प्रत्येक अपने धर्म आस्थाओं में विश्वास रखता है। देखो, वर्तमान का युग क्या है? बौद्धिक है। वर्तमान का युग क्या है? बौद्धिक है। बौद्धिक है। और दूसरा क्या है? विज्ञान का युग है। ठीक है ना। अब बात देखो, सबसे एक सामान्य विचारधारा है जो जर्नली विचारधारा है। अगर हम दर्शन शास्त्र से हटकर एक सामान्य जीवन में देखें तो वह विचारधारा क्या है? कोई भी व्यक्ति जो धर्म की बजाय तर्क और विज्ञान में विश्वास करता है वह नास्तिक है। ठीक है। अब नास्तिक होने का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वो विश्वास नहीं रखता होगा। निश्चित तौर पर सभी प्रकार की धार्मिक मान्यताओं का सक्रिय रूप से विरोध करता है। इस शब्द का प्रयोग कम ही किया जाता है कि अगर वो आस्तिक, वो वेदों में विश्वास नहीं रखता है, अलग बात है, परंतु वो सारी मान्यताओं पर विश्वास नहीं रखता होगा, यह बिल्कुल भी गलत है। किसी न किसी रूप में वह अपनी आस्थाएं रखते हैं। लेकिन जहाँ बौद्धिक क्षमता, जहाँ शिक्षा का बहुत बड़ा स्तर पर और विज्ञान का युग की बात आएगी तो वह अपने कर्मों को ज़्यादा प्रधानता देता है। आपने एक छोटी सी बात है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उदाहरण है मित्रों। आपने देखा होगा कि घर गाँव के माध्यम से या शहरों की बात ही करें, ज़्यादा लिखा पढ़ा व्यक्ति होता है तो वो उस सत्यता पर विश्वास रखता है जो प्रत्यक्ष पर विश्वास रखता है। और जो हमारे पुराने लोग रहते हैं वो अपनी धर्म संस्कृति को अटूट मानते हैं और रखना भी चाहिए, परंतु ज़्यादा ही मानते हैं। तो नया और पुराना युग की क्या हो जाता है? द्वंद्व की भावना आ जाती है, संघर्ष की भावना आ जाती है। तो हम कई बार देखते हैं कि वो क्या कहते हैं कि यह तो बिल्कुल ये आस्तिक नहीं है, ये नास्तिक है। तो उस नास्तिक का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो भगवान में विश्वास ना रखता हो, वो किसी न किसी रूप में रखता होगा। ठीक है ना। लेकिन जहाँ वर्तमान की होगा आज अब एक छोटी सी एग्जाम्पल की बात है कि आज आप इतनी देखो, दर्शन शास्त्र का मेन उद्देश्य ही है। इन बातों को हमें याद होना ही होना चाहिए। और जीवन के लिए, एक व्यवहारिक जीवन के लिए आप जितना गहराई से अध्ययन करते हो, चिंतन करते हो, जब आप कोई पेपर, कोई यूट्यूब पर या किसी न किसी माध्यम से आप अध्ययन कराते हो, कहीं टीचर होंगे, तो तब वहाँ पर आदमी की चिंतन शक्ति भी बढ़ जाती है कि इस विचारधारा को हमने किस प्रकार से अपनाना है। ठीक है। तो कुल मिलाकर जब बौद्धिक शक्ति और विज्ञान की शक्ति बढ़ जाती है तो तब हमारी आस्थाएं उस ओर कम होती है। हम अपने कर्मों में विश्वास करते हैं और जो प्रत्यक्ष कार्यों में अपने विश्वास करते हैं। कुल मिलाकर इसके मतलब ऐसा नहीं कि हम नास्तिक हैं, लेकिन दिनचर्या के जीवन में ऐसा कह देते हैं वो बात अलग है और वेदों के रूप में अलग बात है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। निश्चित तौर पर एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर इस बात को आपने जरूर समझा होगा। ठीक है। चर्चा बहुत है लेकिन बड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, तो इसलिए हम सीमित ही करेंगे।
पहली बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल कौन थी? ए रमाबाई, बी ज्योतिबा फुले, बी मीराबाई और डी सावित्रीबाई फुले। तो पहली बालिका विद्यालय की प्रिंसिपल कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा सावित्रीबाई फुले, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पष्ट है कि सावित्रीबाई फुले लगी हुई है। ठीक है, इन्हीं के पति क्या थे? ज्योतिबा फुले थे। ठीक है ना। इनकी सबसे बड़ी महान कार्य उन्होंने क्या किया? एक तो दलितों के लिए कार्य किया, दूसरा गरीबों के लिए भी इन्होंने कार्य किया। ठीक है ना, दलितों के लिए भी कार्य किया और गरीबों के लिए कार्य किया और महिलाओं के लिए भी उन्होंने कार्य किया था। किसने? सावित्रीबाई फुले ने। और ज्योतिबा फुले का तो सारा जीवन दलित वर्ग के विकास में, पिछड़ों के विकास में उन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बात आती मीराबाई को, आप जानते ही हैं। रमाबाई, देखो रमाबाई का भी स्थान भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनकी रचनाएं भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वो फर्स्ट पेपर की बात है, यहाँ पर इस सिलेबस में लगा हुआ नहीं है। बात करें सावित्रीबाई फुले की, तो सावित्रीबाई फुले का जन्म कब हुआ था? तो सावित्रीबाई फुले का जन्म जो है जनवरी 1831 में हुआ था। ठीक है ना, इस पॉइंट को याद करना। पहली उनकी क्या थी? पहली बालिका विद्यालय की स्थापना की, और दूसरा उनका महान कार्य क्या था? किसान स्कूल की स्थापना की। ठीक है ना, किसान स्कूल की स्थापना की। इन दोनों बातों पर, दोनों महत्वपूर्ण बिंदु पर आप ध्यान रखेंगे। 7वां नंबर का प्रश्न है, शिक्षा बालक का शारीरिक, मानसिक और आत्मा के सर्वांगीण विकास करता है या कथन है? शिक्षा शारीरिक विकास भी करता है, मानसिक भी करता है और आत्मा के सर्वांगीण विकास भी करता है। तो यह कथन किसका होगा? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी अरस्तु, डी स्वामी विवेकानंद। तो 7वां नंबर का सही आंसर क्या होगा? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा 7वां का क्या होगा? तो 7वां का सही आंसर होगा महात्मा गांधी होगा इसका। ठीक है ना, बी होगा महात्मा गांधी। देखो, इसी प्रकार से पाश्चात्य जो दार्शनिक हैं अरस्तु, उनका भी विचार है। ठीक है ना, उनका विचार क्या था कि स्वस्थ शरीर में जो है स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यह विचार किसका था? अरस्तु का था। तो इससे मिलता जुलता है। थोड़ा ध्यान आप रखेंगे, जोड़ के देखेंगे तो आपके निश्चित तौर पर आपका दिमाग में आ जाएगा। तो ये भारतीय विचारधारा में अगर महात्मा गांधी का विचार है कि शारीरिक मानसिक है, और आ जाएगा कि स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास का निर्माण करता है, तो ये अरस्तु का है। तो ये आप जोड़ के जरूर देखने की कोशिश करना। 8वां नंबर का प्रश्न है, बाल शिक्षा जगत की प्रसिद्ध और अनुपम कृति दिवा स्वप्न के लेखक हैं? ए गिज्जू भाई, बी विवेकानंद, सी अरस्तु और डी जाकिर हुसैन। ठीक है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिवा स्वप्न जो है एक काफ़ी चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक है। तो यह किसका होगा? तो 8वां नंबर का आंसर क्या होगा? ए यानी गिज्जू भाई का है। ठीक है ना, और गिज्जू भाई ने जो है काफ़ी बेहतर कार्य किया था बालकों की शिक्षा के बारे में। जैसे आपने पढ़ा होगा, इनसे संबंधित अन्य भी क्वेश्चन आएंगे तो चर्चा होगी आगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? ए 12 मार्च 1932, बी 31 मार्च 1930, सी 30 मार्च 1930 और डी 12 मार्च 1930। तो दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? प्रारंभ की बात कर रहे, यह क्वेश्चन प्रारंभ की बात कर रहा है। ठीक है ना, क्या पूछा जा रहा है? थोड़ा एक बार दो बार जैसे भी आप एग्जाम में बैठते हो मित्रों, तो निश्चित तौर पर कहीं पर आपको कन्फ्यूजन बनता है, असमंजस की भावना कहीं पर पैदा होती है, कोतवाल की भावना पैदा होती है। तो वहाँ पर एक दो बार आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की कोशिश करना, जिससे उसका अर्थ स्पष्ट हो सके। तो 9वां नंबर का प्रश्न क्या है? तो गांधी इससे कब प्रारंभ की थी? 12 मार्च 1930 को यह प्रारंभ हुई थी। ठीक है ना, तो काफ़ी महत्वपूर्ण थी दांडी यात्रा। दांडी यात्रा की बात करें तो इसमें जो है 24 दिन का समय लगा था। ठीक है ना,
24 दिन का समय लगा था, ठीक है। और इसमें 79 समर्थक उनके साथ थे, जबकि इसमें जो है 322 किलोमीटर की यह यात्रा थी। कितनी थी? 322 किलोमीटर की यह यात्रा थी। और 1932 में यह 2 साल उपरांत जो है दो वर्ष बाद यह 1.5 वर्ष बाद यह संपन्न हुआ था। कुल मिला के 1 वर्ष बाद हुआ था, लेकिन 1930 के बाद जो है 1932 में यह संपन्न यात्रा संपन्न हुई थी। तो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? देखो, ये जर्नल में भी आपका कार्य आएगा, यहाँ पर तो आएगा ही, आपके पास जीके में भी यह कार्य आ सकता है निश्चित तौर पर, और पुस्तकें दोनों तरीके से आ सकते हैं। यहाँ पर इनके विचार लगे हैं और पुस्तक में भी इनका आ सकता है। तो पहला 24 दिन की यात्रा थी, 79 इसमें जो है इनके समर्थक थे, और 222 किलोमीटर की यात्रा थी। एसएसटी वाले बेहतर रूप से जानते होंगे। 10वां नंबर का प्रश्न, आदर्शवादी शिक्षण विधि में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए प्रश्नोत्तर विधि सुकरात, बी आगमन विधि अरस्तु, डी निर्देशन विधि हीगल, और डी संवाद विधि प्लेटो। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है ना। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात, आगमन विधि अरस्तु, निर्देशन विधि हीगल और संवाद विधि प्लेटो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है। जो निर्देशन विधि है यह हीगल का नहीं है, ठीक है ना, यह हर्बर्ट का है। किसका है? यह हर्बर्ट का है। अगर हीगल की बात करें तो हीगल की जो शिक्षण विधि थी वह क्या थी? तर्क विधि थी, ठीक है ना, वह तर्क विधि पर आधारित थी हीगल की। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे। देखो, ये सारे दार्शनिक जितने भी हैं ये किससे संबंधित हैं? तो ये जैसे हर्बर्ट हो गया, अरस्तु हो गया, ये आदर्शवाद से संबंधित हैं, ठीक है ना, आदर्शवाद से संबंधित हैं। इनके दर्शन काफ़ी बार, इनके शिक्षा के दर्शन तो ऑलरेडी पहले भी बाल मनोविज्ञान में, पेडागोजी में पूछे जाते थे। जैसे सुकरात हो गया, अरस्तु हो गया और ये प्लेटो हो गया। तो इन पॉइंटों को भी आप रखेंगे नोट। 11 नंबर का प्रश्न है, प्रकृतिवाद शिक्षा की कौन सी विशेषता नहीं है? तो प्रकृतिवाद शिक्षा की कौन सी विशेषता नहीं होगी? ए बालक की स्वतंत्रता पर बल, बी निश्चयात्मक शिक्षा, डी पुस्तकी ज्ञान का विरोध, और डी निषेधात्मक शिक्षा पर जोर। तो प्राकृतिकवादी जो शिक्षा है उसका कौन सा दर्शन इससे संबंधित नहीं है? प्रकृतिवाद, ठीक है ना। प्रकृतिवादी शिक्षा का कौन सी विशेषता नहीं होगी? तो 11 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, यानी निश्चयात्मक, ठीक है ना। बालक की शिक्षा पर बल देना यह भी ठीक है, पुस्तकी ज्ञान का विरोध करना यह भी सही है, और निषेधात्मक शिक्षा पर जोर देना, ठीक है, यह भी प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य है, परंतु बी इसका आंसर नहीं होगा। तो ये किसका है या किसका दर्शन से संबंधित है? या आदर्शवाद से संबंधित है, ठीक है ना। यह आदर्शवादी शिक्षा व्यवस्था से शिक्षा की विशेषता है। अगला प्रश्न है 12वां नंबर का, प्रयोजनवाद शिक्षा की विधि है। तो प्रयोजनवाद शिक्षा की कौन सी विधि होगी? ए मोंटेसरी विधि, बी डाल्टन विधि, सी व्याख्यान विधि, और डी योजना विधि। तो प्रयोजनवाद अभी हमने पूर्व में पढ़ा था आदर्शवाद और प्रकृतिवाद शिक्षा की व्यवस्था। अब हम किसकी व्यवस्था पढ़ रहे हैं? देखो, शिक्षा से संबंधित दर्शन साथ में पहले ही जब स्टार्ट आप करते हो तो स्पष्ट लिखा, क्या लिखा है उसमें? स्पष्ट लिखा कि शिक्षा और शिक्षा दर्शन और शिक्षा दर्शन से संबंधित। तो शिक्षा तो कहीं भी भूलनी नहीं है आपको, क्योंकि शिक्षा से संबंधित आपका सिलेबस में टच है, आप शिक्षा की बनने चाह रहे हो, तो इन पॉइंटों को आपको ख्याल रखना है। तो प्रयोजनवाद शिक्षा की विधि कौन सी नहीं होगी? तो इसका सीधा आंसर होगा डी, यानी योजना विधि जो है इसके अंतर्गत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है ना। सॉरी, प्रयोजनवाद की शिक्षा व्यवस्था क्या है? योजना विधि। अभी हमने पूर्व में चर्चा की थी डाल्टन विधि और मोंटेसरी विधि, ये किससे संबंधित थी? अभी हमने इससे चर्चा की थी ना। तो ये दोनों व्यवस्था किससे थी? डाल्टन और मोंटेसरी विधि यह प्रकृतिवाद से संबंधित थी, जबकि व्याख्यान विधि किससे संबंधित है? यह आदर्शवाद से संबंधित है, ठीक है ना। इन पॉइंटों को भी आप नोट रखना।
13 नंबर का प्रश्न है, मेरी आत्मकथा तथा हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, कौन होंगे? ए महात्मा गांधी, बी स्वामी विवेकानंद और सी दयानंद सरस्वती और डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा महात्मा गांधी। 14 नंबर का प्रश्न है, शिकागो धर्म सम्मेलन में किस दार्शनिक ने अपने भाषण से वैश्विक ख्याति अर्जित की? तो किसने की? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबाई फूले। तो वैश्विक ख्याति किसने अर्जित की थी? वैश्विक ख्याति किसने अर्जित की थी? तो आप जानते हैं कि धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद का जो प्रसिद्ध भाषण था 1893 का, ठीक है ना, ठीक है, तो काफ़ी प्रसिद्ध था और एक बड़े दार्शनिक हुए विवेकानंद। तो इस पॉइंट को भी याद रख लेना। कई बार यह डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने अपना वक्तव्य कब दिया था? तो 1893 में दिया था, ठीक है ना। और ऐसे भी आ जाएगा कि अपना वक्तव्य, अपना भाषण, जो जोशीला भाषण दिया था 1893 किस शहर में दिया था? तो शिकागो शहर धर्म सम्मेलन में दिया था। तो क्वेश्चन किसी भी माध्यम से बन सकता है, आपको इस पॉइंट को याद रखना है। 15 नंबर का प्रश्न है, यथार्थवाद विचारधारा के समर्थक नहीं है, तो कौन नहीं होंगे? ए जॉन लॉक, बी प्लेटो, सी अरस्तु और डी जॉन डीवी। तो यथार्थवाद की बात कर रहा है। अभी हमने प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोगवाद, प्रयोगवादी को क्या कहेंगे? व्यवहारवाद या प्रयोजनवाद। आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। तो यथार्थवाद की विचारधारा का, तो विचारधारा के समर्थक कौन से नहीं है? जॉन लॉक, प्लेटो, अरस्तु। तो यह डी होगा, जॉन डीवी होगा। ये प्रयोजनवाद से संबंधित है और प्रयोजनवाद पर बहुत महान कार्य उन्होंने किया था। पियर्स ने किया था, जॉन डीवी ने किया था, विलियम्स जोन्स ने किया था। तो इन्होंने जो है किस पर कार्य किया था? यानी प्रयोगवाद या प्रयोजनवाद पर कार्य किया था जॉन डीवी ने। जबकि अरस्तु और प्लेटो किस में भी थे? अभी पूर्व में हमने चर्चा की थी, इनका दर्शन आदर्शवाद में भी था और यहाँ पर इनका यथार्थवाद में भी इनका संबंध है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट रखेंगे। देखो, एक क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि 20 से 22 क्वेश्चन है या 25 क्वेश्चन है। इससे संबंधित तुम्हारे दुगने क्वेश्चन का तुम्हें रचनात्मक ढंग से अध्ययन अवश्य होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गिज्जू भाई ने अध्यापक मंदिर की स्थापना किस स्थान पर की थी? ए राजकोट, बी अहमदाबाद, सी जयपुर और डी कानपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो गिज्जू भाई ने कब की थी? तो इनका आंसर सही होगा, राजकोट में उन्होंने अध्यापक मंदिर की स्थापना की थी। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विचारक गिज्जू भाई का शिक्षा से संबंधित नहीं है? विचारक गिज्जू भाई की शिक्षा से संबंधित नहीं है, तो उनके विचार के अंतर्गत कौन सा विचार ऐसा नहीं था जो गिज्जू भाई का विचार नहीं था? ए खेल विधि द्वारा सीखना, बी क्रिया द्वारा सीखना, डी पुनर्बलन द्वारा सीखना और डी कहानी और नाटक द्वारा सीखना। तो गिज्जू भाई ने पूर्व में कह चुका हूँ कि शिक्षा से संबंधित कार्य तो उन्होंने किए, इसीलिए वे तुम्हारे सिलेबस में लगा हुआ है। तो इसका आंसर सी होगा, पुनर्बलन द्वारा, ठीक है ना, सीधा होगा पुनर्बलन द्वारा। 18 नंबर का प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? ए 1873, बी 1897, सी 1875 और डी 1895, ठीक है ना। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना, 1897। और जनरली ये कहीं ना कहीं जीके सामान्य में भी पूछा जाता है और सामान्य रूप में भी यह क्वेश्चन आएगा, तो आपको इस पॉइंट को भी याद रखना है। अगर बात करें हम 75 की बात करें, ठीक है ना, अगर हम बात करें 73 की, तो 73 में क्या हुआ था? सत्य शोधन समाज। सत्य शोधन समाज जो किसका था? किसका था? ज्योतिबा फुले का था, ज्योतिबा फुले का था। जबकि 75 की बात करें तो 75 में भी महत्वपूर्ण समिति
संस्था की स्थापना हुई थी 75 में, क्या हुआ था? आर्य समाज। 1875 में आर्य समाज, और दूसरा क्या हुआ था? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है ना, इसकी स्थापना हुई थी। तो इन पॉइंटों को भी आप नोट रखेंगे। 19 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी जी द्वारा देश की आज़ादी के लिए कौन सा आंदोलन नहीं चलाया गया? तो कौन सी आंदोलन में गांधी जी की भूमिका थी लेकिन सक्रिय रूप से नहीं थी? ए असहयोग आंदोलन 1930, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932, और सी खिलाफत आंदोलन 1919, डी भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो किस आंदोलन में सक्रिय रूप से देश की आज़ादी के लिए कौन सा आंदोलन नहीं चलाया था? बशर्ते उनका सहयोग उस आंदोलन में रहा होगा। तो 19 नंबर का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, यानी खिलाफत आंदोलन, ठीक है ना। इसका नेतृत्व किसने किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली और शौकत अली ने, ठीक है ना, दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों ने इसका आंदोलन का नेतृत्व किया। अगर बात करें तो एक आता सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी बात करें तो जब यह आंदोलन चल रहा था तो इसमें गढ़वाल राइफल थी, ठीक है ना, गढ़वाल राइफल, उस समय गढ़वाल राइफल थी, जबकि पठानों के सत्याग्रह पर गोली चलाने से जो है गढ़वाल राइफल ने मना कर दिया था, ठीक है ना। किस पर? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 32 में हुआ था, उनने गढ़वाल राइफल ने मना कर दिया था पठानों और सत्याग्रहियों पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जबकि उन्होंने मना कर दिया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ भी होगा, सत्याग्रहियों पर। 20 नंबर का प्रश्न है, प्रकृतिवाद सबसे अधिक बल देता है। तो प्रकृतिवाद सबसे अधिक बल किस पर देता है? ए आध्यात्मिकवाद, बी आदर्शवाद, सी पदार्थवाद, और डी प्रयोगवाद। तो प्रकृतिवाद सबसे अधिक बल किस पर देता है? तो प्रकृतिवाद आप जानते हैं कि सबसे अधिक बल किस पर देता है, तो इसका सही आंसर होगा सी आंसर होगा, ठीक है ना, यानी पदार्थवाद यानी भौतिकवाद पर ज़्यादा बल देता था, ठीक है ना। भौतिकवाद या पदार्थवाद पर जो है सबसे अधिक बल कौन देता है? प्रकृतिवाद देता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप नोट रखेंगे। जबकि आध्यात्मिक और आदर्शवाद, ये आध्यात्मिक और आदर्शवाद ये किससे संबंधित है? ये आदर्शवादी से संबंधित है। जबकि प्रयोगवाद किससे संबंधित है? प्रयोजन प्रयोगवाद से ही संबंधित है। आगे 21 नंबर का प्रश्न है, प्रयोजनवाद के 3 रूपों में कौन सा रूप शामिल नहीं है? ए मानवीय, दो प्रयोगात्मकता, सी जीव शास्त्री, और डी आलोचनात्मक। तो इसका संबंध किससे होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी आलोचनात्मक, ठीक है ना। हमने पूर्व में पढ़ा था, यानी हमने यथार्थवाद में पढ़ा था, उसमें हमने यथार्थवाद के भी 3 रूप हैं, ठीक है ना, यथार्थवाद के भी 3 रूप हैं, यथार्थवाद के भी 3 रूप हैं। उसमें एक आलोचनात्मक हमने पढ़ा था, एक हमने सरल यथार्थवाद पढ़ा था पूर्व के प्रश्न पत्र में, और दूसरा हमने पढ़ा था नव यथार्थवाद। तो प्रयोजनवाद के भी 3 रूप हैं, मानवीय, प्रयोगात्मकता और जीव शास्त्री। जबकि यथार्थवाद के भी 3 रूप हैं, सरल यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, आलोचनात्मक। तो इन क्वेश्चनों को भी आप जोड़ के देखेंगे। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विचारक प्रयोजनवाद का प्रवर्तक माना जाता है? तो प्रयोजनवाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? ए मिल्टन, बी C.S. पियर्स, डी सी अरस्तु, और डी सुकरात। मिल्टन, C.S. पियर्स, अरस्तु और सुकरात। तो प्रयोजनवाद का प्रवक्ता किसको माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पियर्स होगा, ठीक है ना। तो C.S. पियर्स को जो क्या माना जाता है? प्रयोजनवाद का जनक
माना जाता है, ठीक है ना। तो प्रयोजनवाद में इन्होंने बहुत बेहतर रूप से कार्य किया था, किसने, जबकि आगे बढ़ाने का इस पे और भी बेहतर कार्य किया, वह किया था विलियम जेम्स ने किया था, ठीक है ना, विलियम जेम्स ने किया था इस। फिर इसमें जो है एक विचारक थे जॉन डीवी, ठीक है ना, जॉन डीवी, ठीक है। इनका संबंध किससे था, यूएसए यानी अमेरिका से था। तो इन्होंने अमेरिका में भी इसका प्रतिनिधित्व किया, और वर्तमान समय में शिक्षा का जनक इन्हीं, इस प्रयोजनवादी शिक्षा का जनक इन्हीं माना जाता है, यानी परिपक्वता अवस्था में यही लेगी। चौथा एक नाम आता है सीलर, सीलर। तो सीलर ने क्या किया था, सीलर इन्होंने जो है ब्रिटेन में प्रयोजनवाद को बेहतर रूप दिया था। तो इन चारों को आप नोट करेंगे। पहला जो किया था पियर्स ने किया था, उसके बाद जो है किसने किया था, जॉन डीवी, जेम्स ने किया था, फिर जॉन डीवी और फिर सीलर। तो इन चारों महत्वपूर्ण दार्शनिकों को आप भी देखने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हम फिर लाएंगे, और उससे बाद हम हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट लाएंगे बेहतर से बेहतर, और फिर हम दूसरे यूनिट पर कार्य करेंगे। और उसके बाद जो अगले महीने से हमारा पूरा पाँचों के पाँचों यूनिट से एक समन्वित रूप और एक जो है संपूर्ण पाँचों के पाँचों यूनिट से जो मिश्रण करके हमारा प्रैक्टिस सेट होगा। अगर आप इस चैनल में हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली प्रत्येक सूचना और वीडियो आप तक उपलब्ध हो सके। आप 3-4 माध्यम से क्वेश्चन देख सकते हैं। एक तो व्हाट्सएप ग्रुप बना है, वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा कम्युनिटी में भी बेहतर से बेहतर क्वेश्चन वहाँ पर जो है मैं रखने की कोशिश करता हूँ, तो उसके माध्यम से भी आप जोड़ सकते हैं। तो कई माध्यम आप हिंदी साहित्य समागम चैनल से जुड़ने का कई माध्यम हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चैनल को जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा।